कुछ नहीं, एक कहानी लाया हूँ। कहानी? कैसी कहानी? लेकिन छुआ तक नहीं बापूजी ने, थाली वैसी की वैसी धरी रह गई। अरे 60 पार कर चुके हैं बाबूजी। जागरूकता क्या कोई नुक्कड़ पर बिकने वाली मूंगफली है जिसे मंच पर ले जाना मना है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ, देख छोटी, वो किताब थी पापा की, वो भी कोहली अंकल से गौरव की हुई। वो तो फाड़ने से रहे, माँ कब से बिस्तर पर है, बची मैं। अब बता। क्या बताऊं? बची तू ही होगी। छोटी, मेरा हाथ उठ जाएगा। तूने आज फिर कपड़े करके की ना बदलूं? अब तू बड़ी हो रही है, स्कूल जाएगी तो गली गली तेरे कपड़े कौन बदलेगा? देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पापा तो बस 10वीं में दोबारा फेल। पिछली बार जब फेल हुई थी ना तो बहुत रोई थी, लेकिन इस बार तो रोना ही नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने कैमरामैन चिंतामणि के साथ यहाँ लोधी रोड स्थित जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से 10वां थिएटर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। लगातार आप हमारे नाटकों का मंचन जो इस फेस्टिवल में हुए उन्हें आप देख रहे हैं और आपकी बहुत सराहना भी उन्हें मिल रही है। तो अब धीरे धीरे करके ये नाटकों का जो अंत की ओर आ रहा है और इस थिएटर फेस्टिवल का जो अंतिम नाटक है उसका नाम है अंत हाजिर हो। जी हाँ, इंदौर की टीम है, अन्नव्रत थिएटर ग्रुप है और इसकी जो लेखिका है वो है मीरा कंठ और निर्देशक है नितेश उपाध्याय। तो निर्देशक नितेश उपाध्याय के निर्देशन में आखिर किस तरह का अंत है ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस प्ले की ओर, अंदर हॉल की ओर, और आपको दिखाने का बताने का प्रयास करूंगा इस नाटक, इस मंचन के द्वारा कि ये किस तरह का अंत है। खैर, इस नाटक के साथ ही हमारे इस थिएटर फेस्टिवल का अंत होगा और अगले साल फिर से हम नए नाटकों के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलेंगे। तो आइए चलते हैं अंत हाजिर होगा इस संबंध। कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के 10th ड्रामा फेस्टिवल में आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जो आप लोगों के सामने अब आएगी उसका नाम है अंत हाजिर हो। ये एक बड़ी उलझी हुई कहानी है और ये ऐसी कहानी है जो हम सब जानते हैं कहाँ घटती है, कैसे घटती है, क्यों घटती है और इसका परिणाम क्या होता है, लेकिन इस पर बात करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। इस वक्त आपके सामने आ रहा है नाटक अंत हाजिर हो। बहुत ही जटिल समस्या है और उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, केवल समझा जा सकता है, उसके बारे में बोला भी कुछ नहीं जा सकता। इन लोगों ने बड़ी हिम्मत की जो ये सब्जेक्ट लेकर यहाँ पे आए हैं। इसकी राइटर है डॉक्टर मीरा कंठ, डायरेक्टर नितेश उपाध्याय और अनावृत थिएटर ग्रुप इंदौर की प्रस्तुति है अंत हाजिर हो। तालियां जोरदार बजा दीजिए। क्यों शोर मचा रहे हो? शोर कहाँ भैया, मैं तो बस ताल बजा रहा हूँ। अरे तो क्यों बजा रहे हो थाल? क्या बेटा हुआ है? अरे भैया, आजकल क्या बेटा और क्या बेटी, और फिर थाल बजाकर खबर सुनाने के दिन तो लग गए भैया, लग गए। आजकल तो इंटरनेट है, इंटरनेट, बस फोटो क्लिक करो, पोस्ट करो और शेयर कर दो, यूं ही फैल जाती है खबर, यूं ही फैल जाती है खबर। तो फिर क्यों बजा रहे हो थाल? तो फिर कुछ नहीं, मैं तो बस भीड़ जमा कर रहा हूँ भैया।
क्यों कर रहे हो भीड़ जमा? क्या इलेक्शन की स्पीच दोगे? अरे भैया उसके लिए तो चाहिए बाड़े के लोग, और अपने पास इतने पैसे कहाँ हैं? तो फिर क्यों बजा रहे हो थाल? को फिर कुछ नहीं, एक कहानी लाया हूँ, कहानी। कहानी? कैसी कहानी? अरे भैया किसकी कहानी? घर घर की कहानी, मेरी कहानी, तुम्हारी कहानी, आई की कहानी, अम्मा की कहानी और बहुआ की कहानी। बहुआ की कहानी? हाँ, बहुआ की कहानी और थाली की कहानी। अच्छा, ये जो इस बैनर पर लिखा है वो कहानी, बाबूजी की थाली की कहानी। हाँ, बाबूजी की थाली की कहानी, जो असल में है बहुआ की कहानी, उस बहुआ की। सारे कपड़े तो बहा दिए थे, फिर ये रुमाल यहाँ कैसे रह गया? दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ तो रखा था, फिर क्यों? अरे चटनी भी रखी थी। दाल में अच्छे घी के छौंक की खुशबू से कमरा महक उठा था। कितने लगन, कितने प्यार और दुलार से सजाई थी थाली। मुंह अंधेरे उठकर कि इन्हें जाना है, जल्दी कर लूं, लेकिन से छुआ तक नहीं बापूजी ने। थाली वैसी की वैसी धरी रह गई। अरे 60 पार कर चुके हैं बाबूजी, लेकिन उनकी ठसक वही 30 वाली। 15 साल की तो थी जब इस घर में गौना होकर आई, और बाबूजी कुछ रहे होंगे 25-26 के। बस तभी से इस घर को सहजती संवारती आ रही हूँ। रोज सुबह सूरज उगने पर बस एक ही काम। अम्मा जी, अरे शिल्पा तो आई नहीं अभी तक, अम्मा कौन बनेगा? हाँ यार, ऐसे कैसे चलेगा? अब तक तो आ जाना चाहिए था। सुधांशु भी अभी सुधांशु को छोड़ो, पहले तो एक शिल्पा बनो। शिल्पा या अम्मा? वही इरफान, तू बन इसकी अम्मा। अम्मा क्या, हम तो इनके सब कुछ बनने को तैयार बैठे हैं, कोई करे तो। धीरे से समझा लो इसे, हर वक्त का मजाक तो ये कि जब मैं मजाक नहीं करता ना, तब भी मजाक लगता हूँ। इरफान, डायलॉग बोल शिल्पा के। चलो रोली, शुरू करो। अब ये क्या था? इरफान यार, रोज सुबह सूरज उगने पर बस एक ही काम। अम्मा जी, आज दाल कौन सी बनेगी? बना ले अरहर की। जय अरे, तुलसी माँ, वो तो कल की बनी थी। जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ, जय। साबुत मसूर बना लूं? अरे रोज रोज भारी दाल खिलाकर मारेगी क्या? बदहजमी हो जाएगी। जय तुलसी माँ। लेकिन उन्हें तो पसंद है अम्मा जी। हाँ पसंद है, कल की छोकरी, तुझे क्या पता उसे क्या पसंद है क्या नहीं। जना मैंने है कि तूने खाना अरहर की बना ले। जय तुलसी माँ, जय तुलसी। बस वही दाल वही थाली, जिंदगी में मानो कुछ और रहा ही नहीं। मायके भी बस शादी ब्याह में नहीं जाती, और कुछ सालों के बाद अम्मा जी के ना रहने पर तो वो भी नहीं। अरे कैसे चली जाती? मैं चली जाती तो इस घर का ख्याल कौन रखता? अरे बाबूजी का क्या होता? धीरज दा, ये बाबूजी मेरे पति है ना? रोली, इस स्क्रिप्ट में साफ साफ लिखा है कि बाबूजी बहुआ के पति हैं। लो भाई लो, बाबूजी आ गए। इरफान, अरे मेरा मतलब सुधांशु आ गया। कोई चाय बोलो यार। भूल कर रहा हूँ धीरज भाई। अरे वाह, हाय गाइस। हाय। सॉरी यार, लेट हो गया। कोई ना यार, समझते हो जाता है कभी कभी। क्या समझते हैं और क्या
क्या हो जाता है? यही कि हॉस्टल के कमरे का दरवाजा बंद हो और फिर खुलकर ही न दे। देखो देखो कहाँ जा रहा है इसका दिमाग। अरे यार मैं तो यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ अभी अकेले। तो फिर शिल्पा कहाँ है? मुझे क्या पता? उसकी तो आज कोई क्लास भी नहीं थी। तो आने दो, हम लेते हैं उसकी क्लास। अर्ज किया है इरशाद। पर हम वैसे खोए जाते हैं कि वो बजाए। धीरज दा, आपको नहीं लग रहा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जल्दी क्यों हो जाने मन, तुम्हारे लिए भी एक पेश है। प्लीज इरफान, बोलो जान। शट अप। भाई हम लोग अपने एम से भटक रहे हैं। धीरज दा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इरशाद। अरे वो नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि नुक्कड़ नाटक नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? हाँ, मेरा मतलब है इसमें वो बात नहीं जो स्टूडेंट्स को अपील करे। यानी एक्सपेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ भी कह लो। माना ये महिलाओं की स्थिति बताता है, लेकिन घरेलू महिलाओं की, जो सीधा हम यूनिवर्सिटी की लड़कियों से नहीं जुड़ती। So I don't think so कि वो कितना आइडेंटिफाई कर पाएगी खुद को। यार मैं तो कहता हूँ छोड़ो ये फेमिनिज्म, कोई फूल कपड़ा पड़ते बड़ा ही मजा आया। बहुत हो चुका है, सब बेकार है। क्या फेमिनिज्म? हाँ, लेकिन कल कैंपस में तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। स्त्री शक्ति को आगे लाना है, स्त्री शक्ति को बढ़ाना है, स्त्री शक्ति। यार वो कैंपस की बातें हैं ना जान, कहना पड़ता है ना। कितना कमीना है ये। क्यों, तू कमीना नहीं है? मैं तो कमी हूँ। मतलब प्रैक्टिस में टाइम पे आता नहीं और मुझे कमी नहीं है। प्रैक्टिस की तेरा सही Please है। guys, धीरज दा, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना हम साहित्य मरम्मत की दुकान खोल लें? साहित्य मरम्मत की दुकान? हाँ, once upon a time, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। वो श्रीमती मूंगफली देवी कॉलेज ना? Shut up! धीरज दा, वहाँ मेरी एक परमानेंटली टेम्परेरी लेक्चर ने ना एक प्ले स्टेज करवाया था। साहित्य मरम्मत की दुकान। क्या सिचुएशन थी? एक कमसिन कुमारी उस साहित्य मरम्मत की दुकान पर जाकर अपने कॉलेज के लिए एक कॉमेडी प्ले मांगी। एक्सक्यूज मी भैया, कॉलेज के लिए एक कॉमेडी प्ले देना? दुकानदार उसे पुराने जूतों की तरह फटा पुराना ट्रैशी प्ले पकड़ा देता है। कमसिन कुमारी वापस कॉलेज आती है और प्रिंसिपल ऐसा रुआसा नाटक देखकर बिगड़ जाती है। कहती है, अब ऐसे देवदास स्टाइल वाले आंसू किससे बर्दाश्त होंगे? कोई फटफड़ाता सा कॉमेडी प्ले लाओ जिसमें आड़े तिरछे दो अर्थों वाले संवाद हो, जिसमें रिकॉर्डेड हंसी की तरह हंसी के गोलगप्पे फूटे। जी हाँ, बेचारी कमसिन कुमारी उस दुकानदार के पास वापस पहुंचती है और कॉमेडी का हल्ला मचाती है। भैया कॉमेडी दे दो, भैया कॉमेडी दे दो, भैया काश मैं उस साहित्य मरम्मत की दुकान का मालिक होता तो कहता, यंग लेडी, परेशानी क्या है? जब आप इस सीरियस नाटक को खेलेंगे ना तो ये खुद ब खुद कॉमेडी नजर आएगा। यार इसमें साहित्य मरम्मत की दुकान का आइडिया अच्छा था। है ना, है ना? यार लेकिन हमारी साहित्य मरम्मत की दुकान कहाँ है? हमारी शिल्पा, वो आए तो स्क्रिप्ट में कुछ एडिटिंग की बात हो। आ गई। और शिल्पा, नहीं, बाबू राव की गर्मा गर्म स्पेशल कड़क चाय। सुधांशु भैया याद की, धीरज दाई आपकी कम शक्कर वाली, इरफान भैया याद की, और ये रोली मैडम की स्पेशल इलायची वाली कड़क गर्मा गर्म चाय। वो मैं दे तू निकल। धीरज दा, वो ऊपर वाली भाभी पूछ रही थी कि कब तक आओगे? यार अभी थोड़ा समय लगेगा, कहते ना 8 बजे तक आता हूँ। 8 बजे? और नीचे बाबू की दुकान, ऊपर भाभी का मकान। आए रे आए रे आए रे आए रे आए रे आए रे, ओहो भाभी। भाई दुनिया भर की क्लास लेते हो, कुछ अपनी भी कहो। ये भाभी का क्या किस्सा है मियां? तुम भी यार एक शब्द पकड़ के बैठ जाते हो। भाभी है सलोनी की माँ। सलोनी? कौन सलोनी? ऊपर वाली भाभी की बेटी। ऊपर वाली भाभी की बेटी या भाभी की बेटी? या फिर भाभी और बेटी दोनों? तुम लोग
नहीं यार, आज पहली बार ही जाऊंगा। ओहो, पहली बार। गाइस प्लीज, धीरज सर के बारे में कोई ऐसे सोच भी कैसे सकता है यार? क्यों, सन्यासी है क्या? अब इतना भी साथ में आसमान पर मत साथ में जाओ। आसमान को छोड़ो और दूसरी मंजिल पर आओ। भाभी का क्या किस्सा है? यार बस यूं समझो, अभी अभी एक ट्यूशन पकड़ी है और ऊपर वाली भाभी सलोनी की माँ है। और सलोनी? अब ये कहेगा कि ऊपर वाली भाभी की बेटी और कुछ नहीं। यार सलोनी बच्ची है, 10वीं में पढ़ती है, 1 साल फेल हो चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? किसने बताया? क्या? यही कि वो 10वीं में फेल हो चुकी है। तुम किसकी बात कर रही हो शिल्पा? आर यू ओके? क्या बात है शिल्पा? हाँ ये सच है कि वो 10वीं में फेल हो चुकी है। लेट मी अंडरस्टैंड। शिल्पा, तुम किसकी बात कर रही हो? हाँ, किसकी बात कर रही हो तुम? मेरे नाटक की नायिका। 1 मिनट, इसका मतलब आप अब एक नया नाटक लिख रही हैं? हेलो मैडम, ये नुक्कड़ नाटक कौन समेटेगा? हाँ यार, हम लोग तो नुक्कड़ की बुकिंग भी करा चुके हैं। मजाक छोड़ो यार, कैंटीन में तो पोस्टर भी लगा चुके हैं। शिल्पा, पंचों की राय ये है कि तुम्हारा नुक्कड़ नाटक कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट हो रहा तुम है। ये भूल रहे हो, 2 बार तुमसे अपने हिसाब से ठीक करा अरे तो चुके हो। भैया एडिटिंग गाइस प्लीज, प्लीज बहस बंद करो। हम ये नुक्कड़ नाटक नहीं करेंगे। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। अनुवाद की भाषा में से अन्यथा ना ले। मैं कह रहा था कि क्या मैं भी कुछ नहीं हूं? सुनोगे? सुनेगा कोई? क्यों ना शिल्पा, हम नुक्कड़ नाटक में हर बार ये नुक्कड़ नाटक ही क्यों? क्योंकि शिल्पा हम लड़कियों से जुड़ी लड़कियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता लाना चाहते हैं, उन्हें संदेश देना चाहते हैं, चेतना, अवेयरनेस। संदेश क्या सिर्फ एक नुक्कड़ नाटक ही दे सकता है? वो भी थाल बजा बजा कर। लिखा तो वो भी तुमने ही है। जागरूकता क्या कोई नुक्कड़ पर बिकने वाली मूंगफली है जिसे मंच पर ले जाना मना है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूं, मैं कहना चाहती हूं कि मैं एक नए प्लॉट पर काम कर रही हूं और इस बार वो नुक्कड़ नाटक तो कतई नहीं, पर वो भी अपनी बात किसी ना किसी तरह लोगों तक पहुंचाता ही है। मैं चाहती हूं कि वो लोगों को हिलाकर, झकझोर कर रख दे। इस बार हम उसे ही वंचित करेंगे। हटा शिल्पा, कुछ तो रहम करो हम पर। भाई, तुम्हें जो संदेश जैसे देना है ना, देते रहना, लेकिन 10 दिन में मैं नए डायलॉग्स बिल्कुल याद नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे मेमोरी प्लस की जरूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है। बी सीरियस यार। शिल्पा, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? मेरे मन में एक इमेज, एक बिंब चल रहा है। अफ्रीका के जंगलों में एक पेड़ पाया जाता है, रक्तवाही पेड़, खून चूसने वाला पेड़। जो भी उसके साए में आता है वो छुपकर साया देने की आड़ में उसका खून चूस लेता है, खून पी जाता है। ये तथ्य है या कल्पना? भाई ये मामला तो बहुत ज्यादा सीरियस होने लगा। बाबूराव, शिल्पा मैडम के कर्म का चाय पेश की जाए। इरफान! शिल्पा, कुछ बताओगी नाटक के प्लॉट के बारे में? अभी तक तो नाटक का अंत भी नहीं मिला। ठीक है, जैसा भी हो तुम सोच लेना, चिंता की कोई बात नहीं, हम सब साथ। चलो गाइस, मैं चलता हूं, 8 बज गए, कल मिलते हैं, बाय बाय। बाय।
ठीक है, मैं भी चलती हूँ। शिल्पा, क्या बात है शिल्पा? मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसा नहीं पाया। कोई टेंशन है क्या? नहीं सुधांशु, बोलो ना शिल्पा। मैं जानता हूँ कि तुम इससे पहले भी बहुत कुछ लिखती रही हो, और तुम्हें अपना एक्सप्रेस चाहिए होता है शिल्पा। पर इस बार वो बात बैटरी क्या बात है शिल्पा? मैं इंसान को समझना चाहती हूँ, पुरुष को। समझ लेना यार, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। रिश्तों के लेवल से अलग पुरुष को। लेकिन अभी हमारे रिश्ते का तुम्हें तो समय लगा। सुनो, क्या कहीं जाकर सारे पुरुष एक जैसे होते हैं? तो मैं सबसे क्या? अरे भाई, मैं सब जैसा नहीं हूँ। सुधांशु, तुम्हें नहीं लगता हम किसी रिश्ते का सिर्फ वो हिस्सा देख पाते हैं जो हमारे सामने हो या पेश किया जाता हो? मतलब जैसे यहाँ से मैं तुम्हारा चेहरा देख पा रही हूँ, तो कान नहीं दिख रहे, बायां कान तो बिल्कुल नहीं। शिल्पा, शायद हम दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं अभी चलती हूँ। शिल्पा, सुधांशु, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, प्लीज मुझे जाने दो। शिल्पा, यार जब तक नाटक का अंत नहीं मिल जाता ये ऐसी रहेगी क्या? अबे साले, वो अंत करके चली गई और तू उसके अंत के चक्कर में आ गया। अबे अपनी सोच। मुझे तो लगता है कि इसका अंत आने वाला है। इरफान प्लीज यार, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। जब आंख में कुछ चला जाए तो सिर रगड़ना नहीं चाहिए। दो एक पानी के छक्के भी काफी होते हैं, रगड़ने से आंख लाल हो जाती है। बे रगड़ने की अहमक कौन कह रहा है? पर बाहर जाकर हाथों से पलकी खोल कर एक प्यार भरी फूंक भी तो मारी जा सकती है। कभी कभी कुछ और नहीं, अपनी पलकों का बाल चला जाता आंखों में, समझा? अच्छा, पर अगर मेरी जगह तू होता तो तू क्या करता? मैं जैसे तैसे उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता, प्रॉब्लम की जड़ को, और उसके बाद सबसे पहले तो घेर कर यहाँ धीरज दा के यहाँ लेके आता, जो कि कल तुम करोगे। एनी हाउ। क्या मैं कैसे? मुझसे नहीं हो पाएगा यार, इसके भरोसे ना कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। कल शिल्पा को लेकर मैं आऊँ, ओके? थैंक यू रोली। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। देखूं शायद वो लाइब्रेरी में होगी। ठीक है, Bye. बाय गाइस। तो तुमने हमसे अलग होने का बहाना ढूंढ ही दिया। कल शिल्पा को लेके मैं आऊंगी। आऊंगी तो तुम्हारे पास ही ना। Can't you go without living, John? Can't you go without living? नाटकबाज। इरफान भैया, वो रोली मैडम को अगर और चाय चाहिए हो ना तो बता देना। अच्छा, रोली मैडम को और चाय को बता देना। मतलब अरे साले इरफान भैया, आप भी बता देना ना। देख लीजिए धीरज, आपके नाम पर भी नहीं शिल्पा, जबकि साथ में एस्कॉर्ट भी है। लगता है समस्या गंभीर है। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि हम उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी तक चला गया। क्या शिल्पा सच में लाइब्रेरी गई थी? हाँ, मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वो वहीं एक रीडिंग टेबल पर सिर टिकाए बैठी थी। मतलब लाइब्रेरी जाना बहाना था। ये सीरियस यार, उसे खुद नहीं पता वो किस ओर ड्रिफ्ट करती जा रही है। बिल्कुल सही कहा। मैं उसे लाइब्रेरी से बाहर कैंटीन की तरफ लेकर गया और वहीं कैंटीन के पीछे पत्थरों पर बैठाकर उसे कॉफी पिलाई और कुछ बातें की। आगे बढ़। क्या कहा उसने? कहा क्या, बैठे बैठे गश आ गया। बहुत बुरी हालत थी उसकी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नींद में चल रहा हो। ये नया नाटक कोई उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है? ऐसा तो कुछ नहीं।
पर शिल्पा बता रही थी कि उसकी पड़ोस की किसी सहेली ने उसे अपनी छोटी बहन की एक डायरी दी और उसी को लेकर शिल्पा बहुत अपसेट थी। यानी ये नाटक उस डायरी पर बेस्ड? हाँ, है तो कुछ ऐसा ही। अभी सब कॉन्सेप्ट के लेवल पर चला शुरुआत हो चुकी है। बहुत एक्सटेंसिव नोट्स है उसके पास, संवाद सहित सुने हैं मैंने। तो और क्या चाहिए? अंत, नाटक का अंत, जो नहीं है अभी तक। अरे तो कर लेंगे मिलकर, इम्प्रोवाइज कर लेंगे। साहित्य मरम्मत की दुकान का शुभारंभ इसी नाटक से सही? नहीं इरफान, सही मायने में अंत ही है जो आरंभ का रंग तय करता है। अखबारी भाषा में हर घटना इन्वर्टेड पिरामिड है। सुधांशु, तुम कुछ बताओगे नाटक के बारे में? शिल्पा आती हो, रोली उसे जरूर लेकर आएगी। सुधांशु, तुम कुछ टाल रहे हो। अरे यहाँ बैठे बैठे टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हैं यार। बताते क्यों नहीं नाटक के बारे में? हाँ, कुछ वातावरण निर्माण विदेश से सुनाओगे या विदाउट एक्शन? मुझे लगता है कि हमें शिल्पा का इंतजार करना चाहिए। इतना भी क्या झिझक रहे हो यार? आखिर नाटक खेलना तो हम ही को है। कौन जाने कि किस हद तक खेल पाएंगे हम इस नाटक को। क्या मतलब? सुधांशु, तुम बात को बेवजह खींच रहे हो। मैं पूछता हूँ शिल्पा ने तुम्हें क्या सुनाया? सुधांशु, मैं पूछता हूँ शिल्पा। हम ये नाटक नहीं खेल पाएंगे। हमें अपने नुक्कड़ नाटक पर ही काम जारी रखना चाहिए। सुधांशु, प्लीज। सुधांशु, तुम बताओगे, तुम जरूर बताओगे। शिल्पा को तुम लाइब्रेरी में मिले, वहां से कैंटीन गए, कैंटीन से तुमने चाय ली। चाय नहीं, कॉफी। हाँ, कॉफी। कैंटीन से तुमने कॉफी ली। कॉफी लेकर तुम दोनों कैंटीन के पीछे पत्थरों पर बैठे। नहीं, शिल्पा को इसने पहले उन पत्थरों पर बैठा दिया। कॉफी लेने ही अकेला गया। कॉफी लेकर लौटा तो देखा शिल्पा उन पत्थरों पर बैठी, अकेली, परेशान। शिल्पा डिस्टर्ब थी, चुप थी। तुमने उसकी ओर कॉफी बढ़ाई। अनमने मन से उसने कॉफी का गिलास थामा। कॉफी पीते हुए तुम दोनों ने बात शुरू की। तुमने उसे कुरेदा। उसने क्या कहा? उसने वो नाटक ज़बानी सुना होगा, पता नहीं, शायद जुबान, शायद पढ़कर, शायद दोनों। हाँ, शायद दोनों। क्या कहा उसने? उसने कहा ये कहानी एक लड़की की है। लड़की? कौन लड़की? पता नहीं कौन, शायद डायरी वाली सहेली की छोटी बहन है। डायरी छोटी बहन की है या बड़ी बहन? छोटे की। वो लड़की जो अभी स्कूल में है, बचपन से ही पढ़ाई में तेज है। मैंने कहा ना शिल्पा को आने तो मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा। नायिका बचपन से पढ़ाई में तेज है, अभी स्कूल में है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सुधांशु। पर अब वो धीरे धीरे बदल रही है। कौन? नायिका? हाँ। फिर एक दिन उसके प्रोफेसर पिता अपने दोस्त से एक किताब लाए पढ़ने के लिए, और जब लौटाने की बारी आई तो देखा। हाँ, देखा। क्या देखा? देखा कि किताब के सारे पन्ने लंबाई में आधे गायब थे। किसी ने कैंची से काटे थे, बहुत बेरहमी से। पिता का आरोप था कि छोटी की तरह मां। छोटी कौन? वही अपनी नायिका। यानी एक बड़ी भी है। अरे धीरे तो वही शिल्पा की सहेली। हाँ, हाँ, घर में 2 बहनें हैं। लेकिन छोटी पर पिता ने जो आरोप लगाया, क्या वो सच था? क्या माने, वो तो कुछ कबूलने को तैयार ही नहीं। क्यों मेरे पीछे पड़े तुम लोग? कहा ना मुझे नहीं पता। तो फिर किसने?
देख छोटी, तू फिर झूठ बोल रही है। मैं कह चुकी हूँ, मैं बार-बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता। ना जाने दीदी की शादी के बाद यहाँ ऐसे किसने बुला लिया। मेरी बात मान, लौट जा नानी के घर। मैं क्यों जाऊँ नानी के घर? ये मेरे पापा का भी घर है। और फिर पापा क्यों कह रहे थे कि वो किताब तूने फाड़ी है? तो जब पापा से पूछ। देख छोटी, वो किताब थी पापा की, वो भी कोहली अंकल से बोरो की हुई। वो तो फाड़ने से रहे, माँ कब से बिस्तर पर है, बची मैं। अब बता। क्या बताऊं? बची तू ही होगी। छोटी, मेरा हाथ उठ जाएगा। तू बहुत बदतमीज होती जा रही है आजकल। तो मैंने बोल क्यों जब नहीं है? लेकिन छोटी, तूने पापा की वो किताब फाड़ी ही क्यों? वो भी कैंची से। क्या मिला तुझे ये सब करके? किताब की हाय लगा रखी है। कहाँ ना, मुझे नहीं पता। अभी ना आधे पन्ने बचे हैं। जाकर पढ़ ले। छोटी, अजीब है ये लड़की। छोटी, किताब ठीक है। कोई नॉवल। नोबल का नाम याद नहीं। याद कर। दिमाग पर जोर डाल। शायद धधकती रेत या धधकती आग। ये तो इसका कईयों की। मतलब कुछ दिन बाद देखा गया कि रैक की उस नॉवेल की तरह रैक की सारी किताबों के पन्ने लंबाई में आधे गायब थे। यानी सारी किताबें फटी हुई थी। ठीक उसी तरह किताबों के सारे पन्ने लंबाई में आधे गायब। हाँ, बहुत बेरहमी से फाड़े गए। पर एक बात समझ में नहीं आई कि पिता को शक छोटी पर ही क्यों हुआ, जबकि घर में एक बड़ी भी है। उसकी एक हिस्ट्री थी। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही चल मगर छोटी ने बड़ी से ये क्यों कहा कि लोग जलाने की बात? वो तो छोटी ही जाने। सुधांशु, तुम कोई हिस्ट्री की बात कर रहे थे? हिस्ट्री? हाँ, छोटी के बिहेवियर। हाँ, हिस्ट्री तो है। तुम कुछ कह रहे थे, मेरा मतलब कुछ कहने वाले। पहले भी ऐसे कई मौके हैं। किताब फटने के? नहीं, ऐसे ही कुछ और घटना। लेकिन तब छोटी घर में अकेली थी। बड़ी कहाँ गई? असल में बड़ी तो यहाँ रहती ही नहीं थी। नानी के घर पली बड़ी थी। उसे तो हाल ही में बुलाया गया। माँ को लकवा मार जाने पर सबसे बड़ी यानी दीदी की शादी हो जाने के बाद। जस्ट मिनट यार, इसका मतलब बेटियां 3 हुई। नंबर 1 दीदी, नंबर 2 बड़ी और नंबर 3 छोटी। हाँ, पर अब घर में 2 ही हैं। दीदी की शादी हो चुकी है। यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। दीदी को नाम दे देते हैं। पर शिल्पा ने तो दीदी ही कहा था। मगर हम कुछ और कहेंगे। हाँ, कुछ और जैसे अनु दीदी। करेक्ट, दीदी को हम अनु दीदी कहेंगे। तो सुधांशु, तुम बता रहे थे कि दीदी यानी अनु दीदी की शादी हो चुकी है। हाँ, शादी हो चुकी है। सुधांशु, तुम कोई हिस्ट्री की बात कर रहे थे? हिस्ट्री? वो हिस्ट्री जिसकी वजह से किताब फटने पर उंगली छोटी की तरह होगी। हाँ, हिस्ट्री। तुम कुछ कह रहे थे, कहने वाले थे कुछ। कुछ दिन बाद देखा गया कि सारी किताबों का वही हश्र। यूं तो ये सब घटनाएं घटकर गुजर चुकी होती, पर छोटी की डायरी ने इन्हें एक नया एंगल, एक नया डायमेंशन दिया। छोटी डायरी लिख। यार पता तो चुका उसी डायरी पर बेच जय नाटक। हाँ, 1.5-2 साल से लिखती थी। ये डायरी कम और जीवनी अधिक थी। और डायरी फिर पिता के हाथ लगी? नहीं, असल में किताब के पन्ने फटने की घटना से बड़ी कुछ अपसेट थी और छोटी के रवैये से परेशान। वो बात के तह तक जाना चाहती थी, इसीलिए उसूलन गलत होते हुए भी उसने छोटी की किताब कॉपी की तलाशी लेना शुरू कर दी। छोटी के सामने? नहीं, रात जब छोटी सो जाती थी और तब उसके हाथ आई एक होमवर्क कॉपी। क्या लिखा था उसमें? बहुत कुछ। और वो होमवर्क असल में थी छोटी की पर्सनल डायरी। और वही डायरी फिर उसने हमारी शिल्पा को थमाई। हाँ,
बहुत कुछ लिखा था उसने। पहले ही दिन एक पन्ने पर बड़ी की नजर ठहर गई और उसने पढ़ा, आज सुबह बाथरूम में नहा रही थी। कमरे में पढ़ना ठीक नहीं, यहाँ लाइट भी ठीक नहीं। यहाँ ठीक है। कहाँ थी मैं? हाँ, यहाँ। आज सुबह बाथरूम में नहा रही थी तो पापा की झल्लाई हुई आवाज सुनाई दी। तुम ही अपने एक साइड का दर्द लिए बैठी रहती हो। घर पर ध्यान दो, घर पर। मैं मुंह पर साबुन लगाए सारे घर में बाबरा सा फिर रहा हूँ। अरे आखिर गया कहाँ मेरा शेविंग रेजर? अब जबान में भी लकवा मार गया का? ऐसी बातों पर तो तुम्हें सांप सूंघ ही जाता है। अरे कोई लड़का तो पैदा किया नहीं तुमने जो मेरा रेजर ले ले। फिर गया कहाँ वो रेजर? मुझे काटो तो खून नहीं, वो रेजर तो रात को मैंने ही लिया था। अगले दिन स्कूल की एनुअल डे की ड्रेस रिहर्सल थी जिसमें मुझे स्लीवलेस ब्लाउज पहनना था, इसलिए रात को ही चुपके से पापा का रेजर लिया था, पर वापस रखना भूल गई थी। वो मेरे कमरे में मेज पर रखा था। तेजी से जैसे तैसे कपड़े पहनकर बाथरूम से निकली और अब अपने कमरे में मेज की तरफ दौड़ी और देखा पापा वही थे। रेजर उनके हाथ में था। मैं दरवाजे पर ही रुक गई। स्लीवलेस ब्लाउज से बाहर निकली मेरी बाहों को उन्होंने देखा अच्छी तरह, फिर मुस्कुराए। रेजर दिखाकर बोले, ये तुम लाई थी? फिर मेरे पास से होकर जाते हुए उसी रेजर को उन्होंने हल्के से मेरी बाह पर मारा और मुस्कुराते हुए निकल गए। ढेर सारी चिपकलियां बाहों से होती हुई पूरे शरीर पर लगने लगी थी। उस मुस्कान से जैसे मेरी देह ही उगड़ गई थी। ऐसा लगा कपड़े बदलते हुए कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ। मैं निर्वस्त्र हूँ और दरवाजे पर पापा खड़े वैसे ही मुस्कुराते हुए। Oh my God. आगे सुनोगे? कुछ महीनों तक एक सिलसिला चलता रहा। अक्सर घर का कमोड ब्लॉक हो जाता और जब नाली खोलने वाले को बुलाया जाता तो उसमें से निकलता पापा का शेविंग रेजर या शेविंग ब्रश। एक नहीं, कई बार। और अब तो ये भी होने लगा कि पापा की कोई भी जरूरत की चीज कभी भी सही जगह पर मिलकर ना देती। बूट पॉलिश किताब की रैक पर तो चश्मा फ्रिज के फ्रीजर में। क्या क्या उम्र रही होगी छोटी किताब? उम्र पता नहीं, पर वो 8वीं क्लास में थी। 8वीं क्लास यानी 14-15 साल। ऐसी छोटी उम्र में ऐसा एक्सपीरियंस, पुअर चाइल्ड। तो इस तरह रिश्तों की बिसात पलट गई होगी। बड़े होते बच्चों की कॉपी किताबों पर कभी कभी पेरेंट्स नजर डालिया करते कि औलाद किस तरफ जा रही है, पर यहाँ झुंझलाए अपमानित किशोर मन ने बाप की जीवन उधेड़नी शुरू कर दी और उसे बस्ते में से खोज निकाला बड़ी बहन ने। बाकी किताबें तो बाद में काटी या फाड़ी गई। सबसे पहले उसके हाथ आई धधकती आग।
और उसके बाद रैक के किताबों के बीच में छुपा के रखी गई पॉर्न बुक्स। वो आपकी किताबों में धधकती आग और पोर्नो बुक्स का ऐसा असर तो बहुत सी बातों का होगा इरफान, जो गुस्सा इन किताबों पर उतरा। ये गुस्सा इतना बेरहम था कि इसने बाप की किसी भी किताब को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि डिक्शनरीज तक को। बात 1 या 10 किताबों की नहीं है सुधांशु, बात विश्वास टूटने की। और एक बार जब विश्वास टूट जाता है ना, तो सारे सच भी झूठ पड़ जाते हैं। पापा को लेकर छोटी ने जो अपने मन में एक इमेज बनाई थी, उसके रंग अब फीके पड़ते जा रहे थे। एक सुरंग थी जो पीछे की तरफ खुलती जा रही थी। हर बात नए अर्थों के साथ याद आ रही थी। पापा के शेविंग रेजर ने अतीत को छील कर रख दिया था, और तभी उसे याद आया अपना वो बचपन, जो अस्पष्ट था आज तक। याद आया एक नई तरह से। मैं शायद 5 साल की थी, हाँ 5 ही थी, क्योंकि पहली क्लास में थी और अनु दीदी 12वीं में। अचानक खबर आई थी कि बुआ जी बीमार हैं। माँ उनके पास रात को अस्पताल में रहने गई थी। घर में मैं अनु दीदी और पापा को कमरे में छोड़कर अपनी गुड़िया ले बैठक में आ गई थी और देर रात तक यहीं खेलती रही। तूने आज फिर कपड़े करते करके किकी ना बदलू, अब तू बड़ी हो रही है। स्कूल जाएगी तो गली गली तेरे कपड़े कौन बदलेगा? हाँ? भाई कैसे कर रखी है गुच्चर मुच्चर, गुच्चर मुच्चर, गुच्चर मुच्चर। अच्छा चल, पहले ना तुम्हारी कंघी कर देती हूँ। हाँ? ठीक से बैठो ना। क्या हुआ? रोई रोई क्यों कर रही हो? क्यों दर्द हो रहा है? चल अनु दीदी से कहती हूँ, वो तेरी चोटी बना देगी। जब वो बनाती ना तो बिल्कुल डर नहीं होता। ठीक है चल। अनु दीदी, अनु दीदी। गुड़िया ले मैं उठी और अनु दीदी के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। देखा अनु दीदी पलंग पर लेटी थी और पापा
मत कहना, नहीं तो तेरे सिर पर सींग निकल आएंगे, वो भी 2-2 सींग। जब कहीं किसी भैंस को देखती हूँ, उसके सर पर मेरा सींगों वाला चढ़ा पाती हूँ, तो कभी मेरे सर पर भैंस का चढ़ा, तो कभी भैंस के चढ़े पर मेरा चढ़ा। नहीं, मैं भैंस नहीं। हमें बस अनु दीदी के आसपास रहती। अनु दीदी भी मुझसे कभी अलग नहीं करती। मैं यहाँ वहाँ होती तो फौरन आवाज लगाती। छोटी कहाँ है तू? आई अनु दीदी। बीए के बाद अनु दीदी की शादी कर दी गई, तो वो चली गई हमेशा के लिए। मैं और अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। नानी की यहाँ से बड़ी जब छुट्टियों में घर आती तो मेरा मन उससे ना जुड़ पाया। मैं अकेली बैठी जाने क्या क्या सोचा करती। हाँ, छुट्टियों में मैं जब घर आती थी तो छोटी को बड़ा अजीब सा ही पाती थी, अलग थलग सा। जाने क्या सोचती होगी छोटी। किसी से बात करने का मन नहीं होता, किसी से भी नहीं। मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं। मेरा मन ही नहीं होता। क्यों मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी। मेरा मन ही नहीं होता बात करने का किसी से भी। इस शरीर को मैं छुपा लूं, हाँ, इस अंधेरे अलमारी में बंद कर लूं, इस फ्रिज में, नहीं, हाँ, सीढ़ियों के नीचे अंधेरा, जहाँ कोई नहीं आता, जहाँ कोई नहीं जाता, अंधेरा। अंधेरे से बातें करूं, अंधेरे में ना और अंधेरा ओढ़कर सो जाऊं। छोटी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। 9वीं में फेल हुई, जैसे तैसे 9वीं पास की तो फिर 10वीं में भी फेल हो गई। अब दूसरी बार भी वही नतीजा, 10वीं में दोबारा फेल। पिछली बार जब फेल हुई थी ना तो बहुत रोई थी, लेकिन इस बार तो रोना ही नहीं आया, एक क्या आधा आंसू भी नहीं। अब सब बेकार लगता है, सब बेकार। अनु दीदी चली गई। माँ बिस्तर पर है और बिस्तर पर ही रहेगी। बड़ी कभी अपनी लगी नहीं। पापा के पास तो आज सक्सेना अंकल आए थे मेरे रिजल्ट का मातम बनाने, वो भी बोतल खोलकर। छोटी देख, पापा आ रहे हैं मेरे रिजल्ट का मातम मनाने। पापा आ रहे हैं मेरे रिजल्ट का मातम मनाने, मेरे रिजल्ट का मातम मनाने, मेरे रिजल्ट का मातम मनाने, मेरे रिजल्ट का मातम। लीजिए सक्सेना साहिब, और लीजिए। इस घर में किस चीज का मातम मनाएंगे? ये घर है ही मनुष्य 3 बलाएं पैदा करके खुद लगवा मारी सालों से खाट तोड़ रही है। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, और बेटी हर साल फेल हो रही है। स्कूल ने अब नाम काट दिया, कहते कोई और स्कूल देखो।
टके टके के प्रिंसिपलों के आगे हाथ जोड़ो। अरे चाहे मेरी ड्यूटी, इसे तो अब मैं पढ़ना सिखाऊंगा। बात हो गई पढ़ाई, आप सारी जिंदगी इन्हीं के लिए गर्क हो गई। इसे तो अब मैं पढ़ाऊंगा। बस अब ओपन स्कूल में अपीयर होगी। क्या जिंदगी है हमारी। सालों बीज बो पालो पोसो, जब फसल लहराने लगे तो किसी और की नजर करना। चलो यार छत पे हवा में इस घुटन में तो नशा ही नहीं है। सारी जिंदगी निकल गई। वो दोनों ऊपर क्या करते थे? मैंने बत्ती बंद की। ये तो डायरी का आखिरी पन्ना है। मैंने बत्ती बंद की, अंधेरे कमरे में बैठी सोच रही थी, कैसे माली है ये लोग? और मुझे सब तरफ अंधेरा नजर आता है। हाँ, गहरा अंधेरा। पापा की रंगी काली मूंछों से भी काला गहरा अंधेरा। नहीं, अब पापा पढ़ाएंगे मुझे। मैं ऊपर में अपीयर होंगी। ये सारे पतंग पर बिजली जैसा क्या है? जैसे बरसात में चकली के चूर का कोई ढेर उठाया हो। पापा, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना पापा? नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं अच्छे से पढ़ूंगी पापा। पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं। छोड़ ये डायरी का आखिरी पन्ना था। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत तो अभी लिखा ही नहीं गया। अरे लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत तभी लिखा जाना बाकी। पर सवाल यह है कि आखिर इसका अंत होगा क्या? Sorry guys, we are late. आज बिना टी ब्रेक लिए ना हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलो। हेलो, मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ। का अंत भी नहीं। अंत जो भी हो, भाई नाटक सुनकर मैं तो हिल गई। क्या प्रॉब्लम उठाई है शिल्पा ने? धीरज दा, एक लड़की हो। लोड, हमें पता है लोड। हमारी तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई। सॉरी शिल्पा, इट वाज रादर हैवी यार। और फिर मैंने सोचा कि अल्टीमेटली नाटक खेलना तो हम सभी को है, तो क्यों ना डिस्कस कर दिया जाए। हाँ, आज मैं और शिल्पा यही डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब ये तो तय है कि नाटक यही करना है, वो भी बिना अंत का नाटक। बेटे तो है, अंत सोच लेते हैं। शिल्पा, तुम्हारी, मेरा मतलब हमारी नायिका यानी छोटी की डायरी से पता चला कि बात किस हद तक बढ़ चुकी है। मेरा मतलब छोटी किस कदर परेशान थी। तुमने इसके बारे में आगे और सोचा? आगे सोच ही कहाँ पा रही हूँ। यार परिवार में ऐसा बखराव और ऐसे हालात हो तो आखिरकार कोई लड़की करेगी क्या? 100 नंबर घुमाकर पुलिस को बुलाएगी। ये मत भूलो कि हम स्कूल की लड़की की बात कर रहे हैं। अरे तो बड़ी बहन बुलाए। कहां की बात कर रहे हो यार? क्या ये अमेरिका है कि चाइल्ड एब्यूज के नाम पर फौरन पुलिस आ जाए? तो पुलिस को मारो गोली। अगर मीडिया का सहारा ले जाए तो? हाँ, बुलाओ मीडिया, बुलाओ ताकि बड़ी छोटी के चेहरे को स्क्रीन पर धुंधला कर अनाप शनाप सवाल पूछे जाए। तब आप कैसा फील कर रही थी? अब आप कैसा फील कर रही हो ब्लेडी? हाँ, किसी एक चैनल की चांदी हो जाएगी और प्रॉब्लम वही की वही रहेगी। अरे अपने घर की गंदगी बाहर धोकर ये दोनों बहनें आखिर जाएंगी कहाँ? चैनल का इनका रिहेबिलिटेशन करेगा? आखिर लौट कर तो उसी बाप के पास जाना होगा। अच्छा सोच कर देखिए, अगर महिला आयोग को अप्रोच करें तो
तो भी बात तो वही की वही रही ना। ये कदम उठा लिया तो वो जाएंगी कहाँ, खाएंगी क्या? ये सब इतना आसान नहीं होगा। यार मुझे तो लगता है तुमने कुछ ज्यादा स्कैंडलाइज कर दिया इस सारे मामले को। एक एक्सेप्शन को लेकर बैठी है शिल्पा हमारी। यही ना, यही प्रॉब्लम है। कुछ इधर उधर की भी पढ़ा कर, अखबार पढ़ता है, ऐसे केसेस के लेटेस्ट आते हैं किताब। सुधांशु, रहने दो। आंकड़ों में क्या रखा? अरे कोई दिन ऐसा जाता होगा जब अखबार में ऐसी खबर न छपे। वो घर का कोई भी सदस्य हो, बाप, भाई, चाचा, मामा, फूफा, ताया, ये सब एक है। अगर आंकड़ों की बात करते हो तो सिर्फ लड़कियों की बात क्यों? क्या छोटे लड़के ऐसा मानवीयता के शिकार नहीं होते? बात तो सही है, क्या लड़का क्या लड़की। जब ऐसी बातें सोचती हूँ तो दिमाग भरना जाता है। ऐसी बर्बरता, ऐसी क्रूरता क्यों बसी होती है लोगों के जहन में? और क्यों जुड़ा हुआ है ये एक शब्द विद इन कोट्स, मर्दानगी से। हाँ, आज मैं और शिल्पा हॉस्टल में यही डिस्कस कर रहे थे। हमारे समाज में मर्दानगी की निशानी मानी जाने वाली गालियां माँ, बहन और बेटी पर आकर क्यों दम तोड़ देती है? ये गालियां नहीं, ढकी हुई सच्चाइयां हैं। अरे तो फिर कोई सच्चा सा अंत भी सोचो ना शिल्पा। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो जिंदगी की सच्चाई को सामने रखा है। मैं समझती हूं कि पूरे मन से, पूरी हिम्मत से दबी ढकी कुरूप सच्चाइयों को सामने लाना ही सबसे बड़ा नारा है। और ये खामोश नारे बड़ी बड़ी तू जल्दी घर से बड़ी। क्या हुआ अविनाश भाई? छोटी 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 को क्या हुआ? छोटी है, अविनाश भाई, छोटी को क्या हुआ? छोटी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। छोटी छोटी कौन? शिल्पा की छोटी बहन तनु। छोटी शिल्पा की बहन? क्या? शिल्पा की बहन? तो वो डायरी पड़ोस की किसी सहेली की नहीं, खुद शिल्पा की बहन की थी। हम अंत ढूंढ रहे थे ना, ये अंत नहीं हो सकता। ये कैसा अंत? क्या ऐसा ही होता रहेगा? ये अंत हमें मंजूर नहीं। ये अंत हमें मंजूर नहीं। ये अंत हमें भी मंजूर नहीं। अंत अरे कैसे मिलेगा अंत? मिलेगा, जरूर मिलेगा। हो जाएंगे अमन। एक बार मिलकर आवाज तो उठाओ। मैं भी, तुम भी, आप भी, खुद चलकर आएगा वो अंत। अंत हाजिर हो, अंत हाजिर हो। अंत हाजिर हो। कुछ सवालों के जवाब दिए नहीं जा सकते, कुछ बातों के सवालों के जवाब तलाश करने पड़ते हैं और कुछ सवालों के जवाब हासिल करने पड़ते हैं। तो ये था आज के कार्यक्रम का अंतिम नाटक अंत हाजिर हो, डॉक्टर मीराकांत का लिखा हुआ और डायरेक्टर नितेश उपाध्याय और अनवरत थिएटर ग्रुप इंदौर की प्रस्तुति। अब ठीक बोला? अनिरुद्ध तिवारी साहब से कृपया तशरीफ लाएं। आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यूनाइटेड नेशंस हैं और हमारे इस नाटक के कलाकारों को सर्टिफिकेट्स और उपहार देने का कष्ट करें, कृपा करें। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और इस बीच में मेरा निवेदन है, हमारे जो ज्यूरी के सदस्य हैं कि उनके पास समय है
इसको तैयार करने के लिए, रिजल्ट को तैयार करने के लिए आप तैयार करें। निवेदन है नाटक के कलाकारों से, नितेश उपाध्याय जी से, कि वो अपने कलाकारों को लेकर मंच पर आए और अपना अपना फेलिसिटेशन प्राप्त करें। आइए। सुधांशु के किरदार में सोनू हारिया, धीरज के किरदार में अतुल पैठारी, अनु दीदी के किरदार में प्रियांशी वर्मा, अविनाश भाई के कैरेक्टर में गौतम लोधी, शिल्पा और बड़ी के किरदार में कल्पना शर्मा दुबे जी, रोली और छोटी के किरदार में महिमा अग्रवाल, संगीत पर थे दीपक प्रधान। और अब आपके सामने आ रहे हैं नाटक अंत हाजिर हो के डायरेक्टर नितेश उपाध्याय। क्षमा चाहता हूँ, चाय वाले के किरदार में कृतिक मोएदे, सर्टिफिकेट लेने से पहले चाय पिलानी पड़ेगी, इलायची वाली। आना पड़ेगा। कृति जी को फोन करता हूँ मैं भी। और हमारे के सदस्य निर्णायक मंडल, कुछ सेकंड के लिए और ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रहा हूँ। ये इसका बीज, इसकी लेखिका, और हमारे लिए ये बहुत गर्व और का समय है कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, डॉक्टर मीराकांत। मैं चाहूँगा मैम, अगर आप प्लीज स्टेज पर आ सकें हम सबके साथ, हमें आशीर्वाद दें। और मैं ऑथरेस के लिए, मीरा जी के लिए चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में लिखना और इसको प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल तलवार की ढाल पर चलने के बराबर है, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ इसको लिखा गया और उतनी ही खूबसूरती के साथ इसकी प्रेजेंटेशन की गई। बधाई के पात्र हैं सभी कलाकार और नाटक के निर्देशक नितेश उपाध्याय। साची बात प्रोडक्शंस की तरफ से एक फिल्म इस पर जरूर बनाई जाएगी आज की इस कहानी को देखने के बाद, इस नाटक को देखने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग इशू है और ये छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता, लेकिन समाज के कोड की तरह उभर के बाहर आ जाता है। आप सब बधाई के पात्र हैं, खासतौर से ऑथरेस मीरा जी, मीराकांत जी, आपको बधाई बहुत बहुत, और जो डायरेक्टर है नितेश उपाध्याय, उनको भी बहुत बहुत बधाई और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ महिमा अग्रवाल हैं, जिन्हें आप अभी छोटी के किरदार में देख रहे थे। बहुत स्वागत है साची बात में। बहुत ही मार्मिक विषय पर ये ज्वलंत मुद्दा है और जैसे कि आंकड़ों के मुताबिक बता रहे थे कि घरों में ही इस तरह की शुरुआत होती है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों?
ये ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता जी, है, बिल्कुल। लेकिन हम ये कभी सच्चाई सामने नहीं आती लोगों के। सो हमारा ये प्ले स्टेज करने का यही मोटिव था कि इसका अंत क्या है वो हम आप लोगों पे छोड़ रहे हैं। आप लोग बताइए इसका अंत क्या है। और ऐसा मार्मिक विषय मुझे पता है थोड़ा सा करना टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोगों ने उठाया कि हम ये सोशल जो भी है वो हम सबके सामने लेकर आए। जी जी, सो ये थैंक यू। चाय वाले के किरदार में हमारे भाई थे, क्या नाम आपका? मेरा नाम कृतिक मोहिदे है। क्या कहना चाहेंगे? विषय तो काफ़ी मार्मिक था, उसको इतना दिखा पाना काफ़ी डिफिकल्ट था हमारे लिए जी, पर पूरी कोशिश के साथ हमने छोटी सी कोशिश करी कि हम दिखा पाए एंड क्वेश्चन कर सके कि इसका एंड क्या है। जी जी भाई नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम परिचय दें दर्शकों को और कुछ बताएं। जी मेरा नाम गौतम लोधी है। जी बताएं क्या कहना चाहेंगे अपने मंचन को लेकर, अभिनय को लेकर के? हमारा मेन उद्देश्य तो यही है कि जो इस देश में सारे संसार में जो हो रहा है बच्चियों के साथ, उनको जागरूकता करनी है आम पब्लिक को जी कि आप अंत ढूंढो, उनको कैसे रोका जाए, जो कि होता है खासकर सबसे ज़्यादा हमारे देश में हो रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि इस नाटक को करने के थ्रू कि लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं ये सब करना गलत है, बस ये। जी थैंक यू। मिस कल्पना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि मिसेस कल्पना शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि इस नाटक में बड़ी के किरदार में थी। हाँ जी, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। बहुत ही अच्छा अभिनय आपका सभी का था, और खास करके बड़ी और छोटी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे आज इस फेस्टिवल में इस नाटक के माध्यम से? बहुत अच्छी फीलिंग भी है, क्योंकि जो नाटक की राइटर हैं उनके सामने हमें ये परफॉर्म करने को मिला, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरा, ये नाटक इतना सेंसिटिव इशू पे है, तो प्रैक्टिस करने में हो चाहे मंच पर प्रस्तुत करने में हो, एक जो अंदर से हिला कर रख देता है। तो समाज के लिए बस यही मैसेज है कि लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें बस यही समझाएं कि उन्हें कोई कहीं पे भी कुछ भी कहीं टच करता है या कुछ भी ऐसा कुछ गलत होता है तो वो आके शेयर करें। जी जी। एक बच्चों को अकेलापन जो स्कूल में भी सिखाने की कोशिश की जाती है, तो पेरेंट्स बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली रहें कि वो सही गलत जो भी है पेरेंट्स से आके शेयर करें, ताकि जो इस नाटक में बताया गया है वैसा किसी और छुपी ना रह जाए, किसी लड़की या किसी लड़के के साथ ये ना हो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर पूरा खराब हो जाता है ऐसे बच्चों का। मैं पर्सनली भी कई लोगों से मिली हूँ ऐसे लोगों से, तो बस यही है। बाकी हम लोगों को स्टेज पे सबके सामने परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका शुभ नाम परिचय देते हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मेरा नाम प्रियांशी वर्मा है और हम इंदौर से हैं। किस कैरेक्टर में थे आप? मैं अनु दीदी के कैरेक्टर में थी। सॉरी। तो बेसिकली वो कैरेक्टर मतलब ऐसा था कि उनके साथ ही हुआ था, उनके खुद के पापा ने किया था। तो थ्रू दिस स्टोरी हमारा मेन मोटिव ये था कि जो उनके साथ हुआ ना वो किसी और के साथ नहीं हो, कि आवाज उठाए, जैसे उन्होंने दबा के रख ली थी उस बात को और उनके साथ वो होता चला गया। उनकी बहन ने देखा और वो मेंटली अफेक्ट करता है जब बच्चियों को, खास करके उनके साथ होता है। तो बस यही चाहेंगे कि वो अपनी आवाज उठाए और ये सब बर्दाश्त ना करे, बिकॉज इन सब से ये जो चीजें रहती है ये आपको मेंटली अंदर ही अंदर खोखला करती है। आप अगर घर में ही खुश नहीं है तो आप बाहर की चीजों से कैसे डील करेंगे? तो पहले शुरुआत वैसे भी घर से होती है अधिकतर। अगर आपके घर का माहौल अच्छा है तो आप बाहर भी खुश रहेंगे। तो बस यही है कि थैंक यू, खुश रहें और आवाज उठाए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने ये ज्वलंत विषय को, ऐसे मार्मिक विषय को उठाता हुआ नाटक अंत हाजिर हो देखा, और शायद नाटक में इसका अंत नहीं मिला, क्योंकि ऐसा एक विषय है जो आप समझ रहे होंगे कि बताया गया है, या आंकड़ों के मुताबिक हम कहें कि एक ऐसा विषय है कि पूरे संसार भर में जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि आज
के समय में लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी कहीं ना कहीं इससे अछूते नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं शोषण का शिकार घर में ही, चाहे वो चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति, चाहे पिता हो, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और ये मामला घर तक सीमित रह जाता है। डर के मारे, घर की इज्जत खराब ना हो इस मारे किसी न किसी बात को लेकर के इस चीज़ को आगे बताया नहीं जाता है और बहुत ही किस तरह से वो घुटन, किस तरह से दब करके जीते होंगे, किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां उनके साथ होती होंगी, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है जिस पर बीतती है वही जानता है। तो इस गंभीर विषय को उठाते हुए नितेश उपाध्याय के इस नाटक को लेकर के आपके सुझाव और विचार समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप भी इस नाटक को देखने के बाद इस आवाज़ को उठाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कहीं इस तरह की बात किसी के साथ हो रही हो तो वो खुल करके उसका मुकाबला करे, उसका विरोध करे। शायद तभी इसका कहीं अंत निकलता नज़र आएगा या इसका अंत सामने आएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन चिंतामणि के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।